हम जो टूल डिस्कस करने जा रहे हैं कि जिसको यूज़ करते हुए हम अपना लेक्सिकल एनालाइज़र जनरेट करवाएँगे उसे नॉर्मली लेक्स टूल बोलते हैं। लेक्स की डिफरेंट वर्जन्स भी हैं। हम जो वर्जन यूज़ करने जा रहे हैं वो फ्लेक्स है, एफ्लेक्स। एफ्लेक्स बेसिकली स्टैंड फॉर फास्ट लेक्स एनालाइज़र और ये बेसिकली आपके पास ओपन सोर्स मॉड्यूल है, आप इसको डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करके चला सकते हैं। अगर लेक्स टूल की बात की जाए कि लेक्स टूल का जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, वो किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो नॉर्मली हम जब कोई भी कोड करते हैं तो उस कोड के अंदर हम उस फाइल की एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सी लैंग्वेज पे कोड कर रहे हैं तो नॉर्मली हम उसकी एक्सटेंशन जब भी फाइल में कोड लिखने के बाद उसकी एक्सटेंशन विद सी सेव करते हैं। सिमिलरली फॉर सी प्लस प्लस हम सीपीपी करते हैं एंड फॉर अदर डेटा सेट अदर लैंग्वेज जो फॉलो करते हैं उनके अंदर उनके रिस्पेक्टिव जो भी एक्सटेंशन है वो यूज़ होती है। सिमिलरली जब हम लेक्स फाइल का कोड करेंगे तो लेक्स या फेलेक्स जिसे हम बोल रहे हैं, दो डिफरेंट टूल हैं सेम पर। लेक्स की एक्सटेंशन जिसे हम फ्लेक्स बोल रहे हैं। लेक्स या फ्लेक्स टूल जब भी हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर जैसे भी इसके जो भी कोडिंग रूल्स हैं एंड इसके जो भी स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए एट द एंड जब हम इसका कोड सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन डॉट एल फाइल के साथ हम सेव करते हैं। तो जो भी आपने फाइल का नाम रखा होगा तो डॉट एल के साथ उसकी एक्सटेंशन के साथ वो लेक्स फाइल ऐसे सेव होगी। अच्छा होगा क्या कि अब ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा सारा प्रोसेस, जो पहले काम हम खुद से कर रहे हैं अब ये सारा काम ऑटोमेटिकली किस तरीके से जनरेट होगा। अब होगा क्या कि लेट्स सपोज हमने लेक्स स्पेसिफिकेशन जो भी है लेक्स प्रोग्राम के अंदर लिख दी है और उसके अगेंस्ट हमने लेक्स फाइल जनरेट कर लिया है उसको सेव करके। अब वो वाली फाइल हम इनपुट करेंगे जी लेक्स कंपाइलर को, जिस तरह सी का कंपाइलर है उस तरह लेक्स का भी कंपाइलर है। लेक्स के कंपाइलर को हम फाइल इनपुट करेंगे, इनपुट करने के बाद वो इसके अगेंस्ट सी का कोड जनरेट कर देगा। और नॉर्मली लेक्स की फाइल जो सी का कोड जनरेट करती है उसकी जो फाइल नेम होता है वो लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी के नाम से फाइल जनरेट करेगा। आपकी लेक्स की फाइल का जो भी नाम था, लेट्स सपोज आपने फर्स्ट प्रोग्राम डॉट एल करके सेव किया होगा या किसी भी नाम से आपने प्रोग्राम सेव किया हो लेक्स फाइल के अंदर, तो उसके अगेंस्ट जब लेक्स फाइलर सी की फाइल कंपाइल करके आपको देगा तो वो उसका नाम हमेशा लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी ही होगा। तो लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी वाली फाइल बेसिकली सी प्रोग्राम की वो ऑटोमेटेड जनरेटेड फाइल प्रोड्यूस करके दे देगा। बेसिकली ये पीछे प्रोसेस एग्जीक्यूट क्या करता है कि एट द एंड वो आपको जो सी की फाइल रिटर्न करके उसमें बेसिकली क्या चीज़ें वो कैरी कर रहा था। नॉर्मली हमें पता है कि जब हम लेक्सिकल एनालाइजर खुद से जनरेट कर रहे हैं खुद से बिल्ड कर रहे हैं तो हम नॉर्मली अपनी लेक्सिकल जो स्पेसिफिकेशन है जो कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन की थी उन रेगुलर एक्सप्रेशंस का हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं। देन ट्रांजिशन डायग्राम की ही रेप्लिकेशन आपके पास इन दी फॉर्म ऑफ ट्रांजिशन टेबल होती है। और एक्चुअली आपका ट्रांजिशन टेबल ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है कि किस स्टेट के ऊपर कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन सी मैंने ट्रांजिशन परफॉर्म करनी है। अब बेस्ड ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन की होगी उसके बैक एंड पे उसके ट्रांजिशन डायग्राम एंड देन ट्रांजिशन डायग्राम की बेस के ऊपर उसका जो ट्रांजिशन टेबल है ये ऑटोमेटिकली लेक्स टू खुद से प्रोड्यूस कर देगा। खुद से प्रोड्यूस करके वो एक सी की फाइल बना देगा जिसके अंदर वो तमाम फंक्शन लिखे होंगे जो कि अभी हम खुद लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम खुद लेक्सिकल का फंक्शन लिख रहे हैं जिसके अंदर हम अपनी स्टेट्स मेंशन कर रहे हैं, स्टेट्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये सारी फंक्शनैलिटी आपको इस पर्टिकुलर केस के अंदर लेक्सिकल एनालाइजर या लेक्स टूल खुद से प्रोवाइड कर रहा होगा। जस्ट आपने करना क्या कि आपने लेक्स स्पेसिफिकेशन को यूज करते हुए आपने कोड लिखना है, रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन करनी है अपनी लेक्सिकल यूनिट्स के अगेंस्ट एंड देन लेक्सिकल यूनिट्स वाली वो जो फाइल है, ये जो लेक्स फाइल है, वो जब हम लेक्स कंपाइलर को पास करेंगे तो वो हमें अगर उसके अंदर किसी किस्म का कोई एरर नहीं है तो वो उसके अगेंस्ट हमें सक्सेसफुली सी की फाइल प्रोड्यूस करके दे देगा जिसे हम लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी बोल रहे हैं। अब हमें पता है कि सी की किसी भी फाइल को कंपाइल करने के लिए हमारे पास सी का कंपाइलर होना जरूरी है। नॉर्मली हमारे पास सी की कंपाइलर सी प्लस प्लस के कंपाइलर होते हैं उसे जीसीसी कंपाइलर बोलते हैं। तो जीसीसी कंपाइलर अगर हमारे पास अवेलेबल है तो अब हम सी की कोड को कंपाइल कर सकते हैं।
सी के कोड को जब कंपाइल करेंगे, अगर सी के कोड के अंदर किसी किस्म का एरर नहीं, जब ट्रांसलेशन उसने परफॉर्म किया फ्रॉम अ लेक्स टू सी प्लस प्लस या सी, अगर उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है तो वो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल या एक्सी फाइल प्रोड्यूस कर देगा। अब इस केस में जब सी का कंपाइलर एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट मॉड्यूल एक्स डॉट ओ और ये चीज़ को स्किप करके वो ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेस एग्जाम के आपको एक एक्सी फाइल प्रोड्यूस कर देगा, जिस एक्सी फाइल को नॉर्मली हमने रन करना है, और जो भी अब उसके अंदर आपने इनपुट पास करनी है, जो भी उसके अंदर कोड लिखा होगा आपके लेक्स के ट्रांसलेशन की फॉर्म में, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू आपकी लेक्सिकल जो एनालाइजर या जो लेक्स टूल है वो आपकी लेक्स फाइल को प्रोसेस करता है, और एट द एंड आपकी जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जो जनरेट होती है उसको हम रन करते हैं। अच्छा, अब पहले मैं ये बता दूं कि लेट्स सपोज अगर आपने लेक्स फाइल चलानी है या लेक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो आपको इजीली यहाँ पे लेक्स सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप गूगल पे जाके लिखेंगे, मैं आपको इस तरह अगर स्क्रीन में दूसरी शेयर भी हुई है, सिंपली आपने जाके अपने ब्राउजर्स के ऊपर गूगल में जाके फ्लेक्स डाउनलोड करना है। मल्टीपल लिंक्स मिल जाएंगे, आप कोई भी लिंक ओपन कर लें जहाँ से आपको फ्लेक्स की फाइल मिल जाएगी। नॉर्मली जब आप फ्लेक्स की फाइल डाउनलोड करोगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज से ओपन करके देख लेते हैं, या एक ही पेज ये भी है, ग्नो विन 32 में ये वही वाला पेज है। तो यहाँ से आपको इसका सेटअप मिल जाएगा, जिप फाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिएगा। अगर यहाँ से अगर कोई प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं मिलता तो एक ये लिंक, ये GNU 32 फ्लेक्स के ऊपर भी जाके सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड की ऑप्शन है, यहाँ पे करेंगे तो एक फ्लेक्स की एक्सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस एक्सी फाइल को जब आप रन करके इंस्टॉल करेंगे तो एट द एंड जिस तरह आपका जीसीसी का फोल्डर क्रिएट हो जाता है आपके सी प्रोग्राम्स के अंदर या सी के ड्राइव के अंदर, सिमिलरली इसका भी जाके डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने चूंकि पूरा पैकेज किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पूरे पैकेज में फ्लेक्स के साथ एक और सॉफ्टवेयर भी है जो कि हमने नेक्स्ट फेज के लिए यूज़ करना, तो मैंने पूरा पैकेज डाउनलोड किया है। तो इसके अंदर आप देखेंगे मेरे पास फ्लेक्स भी पड़ा हुआ है और इसके अलावा एक बाइसन का भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब फ्लेक्स मेरे पास पड़ा हुआ इंस्टॉल्ड है। तो नेक्स्ट जब आपके पास इंस्टॉलेशन हो जाएगी फ्लेक्स टूल की या फ्लेक्स के सॉफ्टवेयर की, तो सिंपली आपने करना क्या कि जिस तरह हम जीसीसी डाउनलोड करने के बाद उसका पास सेट करते थे, आपने अपने सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके आपके सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो होते हैं, आपने इस पाथ को बीच में ऐड करना है। सिंपली जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्लिक करना है, और जो आपके पाथ पाथ के वेरिएबल आ रहे हैं उसमें जाके आपने एडिट करना है। इसमें ये नीचे वाला पाथ है, नीचे वाले पाथ में जाके आपने एडिट करना है। तो जहाँ पे आपका उसके बिन का फोल्डर पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरा GNU Win 32 बिन के अंदर पड़ा था, वो बने बने जो पाथ है पूरा कॉपी करके अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेव किया हुआ है, ताकि जब कमांड लाइन से इसको इसको करने के बाद आपने 3 दफ़ा ओके करना है, देन जाके आपका वो पाथ अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब अब हमारे पास हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारा फ्लेक्स सॉफ्टवेयर कहीं पे इंस्टॉल हुआ पड़ा है। तो आपने भी अपने पास कुछ इसी तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, और मेक श्योर करना है कि आपने इसका पाथ प्रॉपरली अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वेरिएबल सिस्टम के अंदर जाके आपने उसको सेट किया हुआ है। तो ये प्रोसेस है कि आपने इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, एंड देन डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन परफॉर्म करनी है। अच्छा, अभी हम इसकी कमांड लाइन के ऊपर नहीं जाते कि हमने इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। इसकी एग्जीक्यूशन जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको चला के देखते हैं। लेक्स टूल के स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें, लेक्स के अंदर जब हमने प्रोग्राम लिखना है तो उसके जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 सेक्शंस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। हर सेक्शन जो डिवाइड होता है, या हर सेक्शन के अंदर जो एज ए सेपरेटर का काम कर रहा होता है, वो आपके डबल परसेंटेज साइन एज ए सेपरेटर का काम कर रहे थे, सेपरेटर का रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपने फर्स्ट सेक्शन डिफाइन किया जिसको नॉर्मली हम डेफिनेशन सेक्शन बोलते हैं। उसकी डेफिनेशन के बाद हमने ये बताना कि डेफिनेशन सेक्शन हमारा टर्मिनेट हो गया, तो हम डबल परसेंटेज साइन लगाएंगे। उसके बाद हम रूल्स का सेक्शन डिफाइन करेंगे। रूल का सेक्शन डिफाइन करने के बाद अगेन
उसको टर्मिनेट करने के लिए या सेपरेटर के लिए हम डबल परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे, एंड देन कहीं पे हम अपनी नीचे सब रूटीन या ऑक्सिलरी फंक्शंस कहीं ना कहीं पे लिख रहे होंगे। तो ये बेसिकली 3 सेक्शंस हमें लेक्सिकल, जब हम फाइल के अंदर कोड करेंगे, लेक्स फाइल के अंदर कोड करेंगे, तो ये 3 सेक्शंस हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अच्छा, अब हर सेक्शन बेसिकली किस किस्म की या किस टाइप की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है। अगर डेफिनेशन सेक्शन की बात करें तो बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन दो सब पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। इसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपने कोई वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं या कहीं पे आपने अपनी कोई हेडर फाइल्स या लाइब्रेरीज डिफाइन करनी है, तो वो भी आपके डेफिनेशन सेक्शन का पार्ट होता है। अलोंग विद दैट, अगर आपने रेगुलर डेफिनेशंस प्रोवाइड करनी है, रेगुलर लेट्स सपोज जिस तरह अभी हम कहते थे कि हम क्लासेस डिफाइन करते थे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कि ए टू जी जो है वो लेटर को डिनोट कर रहा है, या जिस तरह हम कह रहे थे कि 0 to 9 हमारे डिजिट्स हैं। तो अगर इस तरह की अगर हमने कहीं पे रेगुलर डेफिनेशंस प्रोवाइड करनी है, तो वो भी हमारे बेसिकली डेफिनेशन सेक्शन का पार्ट होगा। अभी हम इसको प्रॉपर चला के देखते हैं, अभी कोड भी करते हैं किस तरह से कोड करेंगे। अ, जब हम बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज डेफिनेशन सेक्शन के अंदर दो सेक्शन है, जिसे हम फर्स्ट सेक्शन जिसके अंदर हम कह रहे थे कि हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे लाइब्रेरीज की या कोई वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं उनकी। तो डेफिनेशन सेक्शन में इस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम डिफाइन करने के लिए जो ब्लॉक स्टेटमेंट यूज करते हैं उसे परसेंटेज ओपनिंग एंड देन परसेंटेज क्लोजिंग से डिफाइन करते हैं, और दरमियान में हमने अपना जो भी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी होती है वो डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, लेक्स स्पेसिफिकेशन के अंदर हम जो कोड कर सकते हैं वो C++ का कोड कर सकते हैं, क्योंकि इसने एट द एंड जाके आपकी सी लैंग्वेज के ऊपर मैप होना है। तो आप डायरेक्ट भी सी का कोड इसके अंदर यूज़ कर सकते हो कि सी के कोड के जो सिंटेक्स है या जो लाइब्रेरीज हैं, या जिस तरह सी के कोड के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो कंस्ट्रक्ट सी के अंदर हम यूज़ करते हैं, वो सिमिलरली आप लेक्स स्पेसिफिकेशन के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। रेगुलर डेफिनेशंस हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, जिस तरह मैंने भी बात की कि लेट्स सपोज अगर हमने किसी ग्रुप को कोई वेरिएबल का नाम असाइन करना है, लेट्स सपोज जिस तरह अभी हम प्रीवियस एग्जांपल जो कि हम ट्रांजिशन डायग्राम के अंदर देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम कहते थे कि ए टू जी या कैपिटल ए टू जी या स्मॉल ए टू जी के करेक्टर्स को या क्लास को हमने लेटर्स के ग्रुप का नाम असाइन किया हुआ था, या डिजिट्स को 0 to 9 का नाम असाइन किया हुआ था। इस तरह का कोई और भी ग्रुप्स अगर हमने डिफाइन करने हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं उनको मैं किसी एक ग्रुप में एक क्लास में बाइंड करके उनको एक क्लास का नेम असाइन कर दूँ। तो इस तरह की रेगुलर डेफिनेशन भी जो मैं डिफाइन करूँगा वो मेरी डेफिनेशन सेक्शन का पार्ट होगा। तो ये सारा काम डेफिनेशन सेक्शन के अंदर जो हम परफॉर्म कर रहे होंगे। देन जो हमारी लैंग्वेज के अंदर सेकंड पार्ट है रूल सेक्शंस का। बेसिकली रूल सेक्शन हमारी एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशंस कंटेन कर रहा होगा कि लेट्स सपोज अगर हमने कोई लेक्सिकल यूनिट आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी। हम रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन करेंगे कि हम किस तरीके से रूल सेक्शन के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम रेगुलर एक्सप्रेशन ही डिफाइन नहीं करेंगे। अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन कहीं पे मैच करती है कि लेट्स सपोज मैंने कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन की हैं, फॉर एग्जांपल मैंने रूल सेक्शन के अंदर एज्यूम करें जी कि जो R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है, एज्यूम करें जी कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जी आइडेंटिफायर की, कि हमने आइडेंटिफायर की रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन की हुई है। R2 है, लेट्स को एज्यूम करें जी कि डिजिट की हमने रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन की है, अप टू सोन हमारे पास जितने भी हमें लेक्सिकल यूनिट्स डिफाइन करनी है, जो भी मॉड्यूल्स हमने रेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने हैं, हम उनको रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब जब कोई इरेगुलर एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करता है आपका लेक्स टूल, सपोज आपने रेगुलर एक्सप्रेशन तो डिफाइन कर दी है, अब आपने कोई इनपुट स्ट्रिंग पास करनी है, एंड बेस्ड ऑन द इनपुट स्ट्रिंग आपका लेक्सिकल टूल जब उसको स्कैन कर रहा होगा, और अगर उसमें से कोई पैटर्न आपको किसी सर्टेन रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कर जाता है, तो उसके अगेंस्ट अब मैंने एक्शन क्या परफॉर्म करना है, मैं स्पेस के बाद अपने सेट ऑफ एक्शंस डिफाइन कर सकता हूँ। नॉर्मली हमारे जो एक्शंस हैं, एक्शंस हमारे सारे के सारे हम सी के कोड के अंदर डिफाइन करते हैं कि लेट्स सपोज एज्यूम कर रहे हैं जी, छोटा सेक्शन हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन वन जो डिफाइन की थी, एज्यूम कर रहा हूँ कि वो आइडेंटिफायर की रेगुलर एक्सप्रेशन थी।
अच्छा, अब लेट्स सपोज अगर मेरे आइडेंटिफायर की रेगुलर एक्सप्रेशन कहीं पे मैच करती है जो इनपुट स्ट्रिंग मैंने प्रोवाइड की थी उसमें से, तो मैं कहता हूँ कि एक्शन क्या करो कि एक मैसेज प्रिंट कर दो कि ये एक आइडेंटिफायर है। ये सिंपल सा मैसेज मैंने प्रिंट करना है, तो मैंने ये एक्शन डिफाइन कर दिया। अब ये मैसेज जो प्रिंट करना है तो डेफिनेटली मैं सी के सिंटैक्स के अंदर जो सी का सिंटैक्स उसको यूज करते हुए ये मैं मैसेज प्रिंट कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैंने पूरा इसके अगेंस्ट कोई रूटीन एग्जीक्यूट करनी है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है, तो सिमिलरली सी के जो ब्लॉक स्टेटमेंट्स होती है जो कि करली ओपनिंग और करली क्लोजिंग की फॉर्म में होती है, मैं ब्लॉक स्टेटमेंट डिफाइन करके मल्टीपल स्टेटमेंट्स उसके अंदर मेंशन कर सकता हूँ कि अगर लेट्स सपोज अगर R1 वाली मेरी रेगुलर एक्सप्रेशन हिट होती है तो उसके अगेंस्ट मैंने कौन कौन से सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो इस तरह के हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ सेट ऑफ एक्शंस भी डिफाइन करेंगे इन रूल सेक्शन कि कैसे हम कौन कौन से पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन पे कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास थर्ड एंड लास्ट सेक्शन है फॉर एलेक्स लैंग्वेज, वो है जी ऑक्सिलरी फंक्शन है जिसे हम सब रूटीन्स बोलते हैं। अच्छा, अगर आपने कोई अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस राइट डाउन करने हैं कि उसके अंदर कोई आपने फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है और अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो वो तमाम हम फंक्शंस अपने ऑक्सिलरी फंक्शंस के सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। बाय डिफॉल्ट जो हमें पता है कि एक ऑक्सिलरी फंक्शन जो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा, हमें पता है कि सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेथड का होना लाजमी है। तो हमारे ऑक्सिलरी मेथड के अंदर, ऑक्सिलरी फंक्शन के अंदर एटलीस्ट एक मेन का मेथड पड़ा होगा। उसके अलावा अगर आपने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करने हैं, तो वो भी आप इस सेक्शन के अंदर डिफाइन कर सकते हो फॉर पर्टिकुलर टास्क। जी, इसमें किसी को कोई क्यूरी कोई इशू? चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब चूंकि रेगुलर एक्सप्रेशंस, क्योंकि सॉरी इसमें बात रेगुलर एक्सप्रेशंस की है कि हमें रेगुलर एक्सप्रेशंस किस तरीके से डिफाइन करने हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस के हमें कुछ तो ऑपरेटर्स का पता है कि जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन करते हैं कुछ सर्टेन ऑपरेटर्स हम यूज कर लेते हैं फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन रेगुलर एक्सप्रेशन। अभी हम देखते हैं इसके अंदर कुछ एडिशनल ऑपरेटर्स भी हैं जो कि स्पेसिफिक मीनिंग कंटेन कर रहे होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर, या जब हम कोई रेजिक्स के अंदर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं तो उन ऑपरेटर्स का क्या क्या काम होता है, तो वो हम देख लेते हैं इस दफा कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर अवेलेबल है फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन डेफिनेशन। अगर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, लेट्स सपोज अगर हमें एस्केप सीक्वेंसेस कहीं पे अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस में डिफाइन करने हैं, एस्केप सीक्वेंसेस मतलब कि लेट्स सपोज अगर कहीं न्यू लाइन है, टैब है, बैकस्लैश है, डबल कोटेशन, एस्केप सीक्वेंसेस आपको पता है कि स्पेशल मीनिंग कैरी कर रहे थे और नॉर्मली ये डबल करेक्टर के साथ रिकग्नाइज होते हैं। अगर बैक स्लैश एन करते हैं तो वो एज ए न्यू लाइन आइडेंटिफाई होगा, अगर बैक स्लैश टी करते हैं तो एज ए टैब आइडेंटिफाई होगा, बैक स्लैश करते हैं तो अब ये एज ए बैक स्लैश करेक्टर आइडेंटिफाई होगा। अगर बैक स्लैश डबल कोटेशन करते हैं तो अब इस केस में एज ए डबल कोट एक एज ए करेक्टर आइडेंटिफाई होगा। अगर हम इसके बगैर लेट्स सपोज अगर हम बैक स्लैश के बगैर डबल कोट लिखें तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, या बैक स्लैश के बगैर ब्लैक स्लैश लिखें तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, और बैक स्लैश के बगैर एन लिखें तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। तो इस इन कैरेक्टर्स हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं कि अगर हमने कहीं अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में इन कैरेक्टर्स को यूज करना है तो हम नॉर्मली उनको कुछ इन पर्टिकुलर मेथड्स इन पर्टिकुलर वे से डिफाइन कर सकते हैं और जिनका मीनिंग हमें आगे प्रोवाइड किया गया है। हमें स्टैटिक का मतलब को पता है कि स्टैटिक ऑपरेटर जब हम यूज करते हैं वो लेट्स अगर किसी चीज को जीरो या मोर देन वन टाइम्स की रेपिटेशंस प्रोवाइड करनी है तो हम उस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ स्टैटिक अटैच कर देते हैं जो कि आपको इस किस्म की मीनिंग प्रोवाइड कर रहा होगा। सिमिलरली अगर प्लस की बात करें तो प्लस के अंदर हमें पता होता है कि लेट्स अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन या सब एक्सप्रेशन से अगर हम प्लस अपेंड करते हैं तो इसका मतलब है कि उसकी हम कह रहे हैं कि वन या मोर देन वन अकरेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर हमने ए बी के सब स्ट्रिंग या रेगुलर एक्सप्रेशन को विद प्लस के साथ कहीं पे अपेंड किया तो इसका मतलब है कि ए बी के आप जो पेयर्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं और एटलीस्ट वन टाइम से प्रोड्यूस हो गई होगा। सिमिलरली हमें क्वेश्चन मार्क का मीनिंग का पता है कि हम कहते हैं जी कि जीरो या वन टाइम्स अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन जो भी हमने डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर ए बी के साथ अगर हमने क्वेश्चन मार्क अपेंड किया तो इसका मतलब है कि या तो ये ग्रुप एक दफ़ा पिक होगा या बिल्कुल भी पिक नहीं होगा। ये चॉइस है जी, इसको पिक करें या ना करें।
देन हमें पता है कि जी लेट्स सपोज अगर हमने कहीं पे और प्रोवाइड करना है या चॉइस प्रोवाइड करनी है, तो चॉइस के लिए जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो बार साइन यूज़ करते हैं। कि लेट्स सपोज अगर हमने कहीं पे बार साइन यूज़ किया हो आइदर के सिंगल एक्सप्रेशन के अंदर या वो एक्सप्रेशन कहीं पे सब एक्सप्रेशन के दौरान कहीं पे हमने बार साइन अपेंड किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आइदर वो फर्स्ट एक्सप्रेशन पिक करेगा या सेकंड एक्सप्रेशन इसको चीज़ पिक कर सकता है। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर हमें सब एक्सप्रेशंस डिफाइन करनी हो तो नॉर्मली हम पेरेंथेसिस या पेरेंथेसाइज कर देते हैं विद स्मॉल पेरेंथेसिस के लेट्स सपोज अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन है और उसमें से अगर हमें किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को एज सब एक्सप्रेशन बनाना है तो उसके अराउंड हम ये पेरेंथेसिस अपेंड कर देंगे तो वो एज ए सब एक्सप्रेशन हमें पता है बिहेव कर रही होगी। स्क्वायर पेरेंथेसिस का भी हमें आइडिया है कि स्क्वायर पेरेंथेसिस नॉर्मली हम क्लास डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर हमने कोई करेक्टर्स डिफाइन किए अपने स्क्वायर पेरेंथेसिस के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि उनमें से जो आपने करेक्टर डिफाइन किए उसमें से आप कोई चीज़ पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि जी सपोज अगर हमने एक्स वाई एंड जी डिफाइन किया हुआ है अपने स्क्वायर पेरेंथेसिस की क्लास में, इसका मतलब है हमारे पास अब ऑप्शन है कि आइदर हम एक्स पिक करें या वाई पिक करें या जी पिक करें, ये हमारे अपने ऊपर है। या रेगुलर एक्सप्रेशन अगर एक्स वाई या जी में से कोई एक करेक्टर कंटेन कर रही होगी तो वो इसके साथ मैच कर जाएगी। अगर हमें पता है कि लेट्स सपोज अगर हमने कहीं पे क्लास के अंदर रेंज डिफाइन करनी है तो रेंज भी हम डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग डैश साइन, या जैसे नॉर्मली हम माइनस का साइन बोलते हैं। 0 to 9 लेट्स सपोज अगर मैंने 0 to 9 की रेंज डिफाइन की तो उसका मतलब कि अब 0 से 9 की रेंज में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो वो एज ए मेंबर ऑफ दिस क्लास आइडेंटिफाई रिकग्नाइज हो जाएगा। कि लेट्स सपोज अगर 7 मैंने एंटर किया तो 7 चूंकि 0 to 9 की रेंज में लाई कर रहा है तो इस वजह से वो इस क्लास से बिलोंग कर रहा होगा। सिमिलरली अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें, क्लास कॉम्प्लीमेंट अगर प्रोवाइड करना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम करते क्या है कि ये जो हम नॉर्मल सब्सक्रिप्ट करेक्टर यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अपर केस, तो इस सब्सक्रिप्ट करेक्टर को हम क्लास के स्टार्ट पे अपेंड करते हैं। सर जी जी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। यस सर, स्क्रीन नहीं शो हुई। कब से? सर भी हुई है 2 अभी मिनट थोड़ी हुए। देर पहले। अच्छा, हो मैंने रही तो है जो सर हो रही है। जो नहीं आ रही। नहीं हो रही। नहीं मेरे पास यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस पढ़ाई कर जिनको रहा जिनको शो नहीं हो सर रही है नेट का इशू दोबारा होगा। मीटिंग हूँ। मेरा नेट सर नहीं, मेरा हमें तो नेट शो हो रही है। सर हमें भी हो मेरी मेरा नेट सही मेरे यार नहीं है। आ रही है। नहीं आ रही यार, क्या कर रहे हैं? सर दोबारा आप शेयर ऑफ कर करके एक दफा ऑन कर दें। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। वैसे आज मेरे एंड से नेट का मसला कोई नहीं होगा, ये आपको गारंटी है। एक्सप्रेशन डिफरेंट ऑपरेटर्स की अगर हम इसकी बात करें क्लास ऑपरेटर की, जिसके अंदर हम नॉर्मली जो करेक्टर्स हैं वो अगर डिफाइन करते हैं वो ऐसे क्लास आइडेंटिफाई होते हैं, उस क्लास में अगर कोई भी ऑपरेटर पिक करें तो वो हमारे पास ऑप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल जिस अभी हमने बात की कि एक्स वाई जी को अगर हमने एज ए क्लास में डिफाइन किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आइतर हम इस क्लास में से एक्स पिक कर सकते हैं या वाई पिक कर सकते हैं या जी पिक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने क्लास के अंदर कहीं पे रेंज प्रोवाइड करनी है कुछ ऑपरेटर्स या कुछ कैरेक्टर्स के दौरान कोई रेंज डिफाइन करनी है तो वो भी हम बाय यूजिंग माइनस साइन रेंज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि नजर आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर हमने 0 to 9 की रेंज डिफाइन करनी है कि अब हम ये नहीं चाह रहे कि 0 to 9 हर एक करेक्टर को क्लास के अंदर अलग से डिफाइन करें, तो हम बाय यूजिंग रेंज ऑपरेटर जिससे हम माइनस साइन बोल रहे हैं उसके थ्रू रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब इस क्लास में से लेट्स सपोज अगर 7 पिक करना है तो 7 इस क्लास का मेंबर होगा। अगर हमने कहीं पे अपनी क्लास का कॉम्प्लीमेंट लेना है कि हम चाह रहे हैं कि इस क्लास ये जो मैंने क्लास में कैरेक्टर्स डिफाइन किए हैं इनके अलावा बाकी सब कुछ रिकग्नाइज हो, तो नॉर्मली हम उससे पहले कॉम्प्लीमेंट साइन लगा देते हैं जिसे सबस्क्रिप्ट नोटेशन में शायद बोलते हैं या सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो अगर किसी क्लास के स्टार्ट में अगर हमने कहीं पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर लगाया हो तो इसका मतलब क्या है कि इस क्लास के अलावा वो तमाम कैरेक्टर्स को मैच करेगा। क्लियर? आगे मूव ऑन करते हैं जी, कुछ और ऑपरेटर्स भी हैं जिनको हम देख लेते हैं। डॉट
का ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपने डॉट का ऑपरेटर अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफाइन किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो हर एक कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करेगा एक्सेप्ट न्यू लाइन। नॉर्मली हम डॉट का ऑपरेटर कब लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल जितने जितने भी हमने ऑपरेटर्स या जितने भी हमने लेक्सिकल यूनिट्स डिफाइन किए हुए हैं, अगर उन लेक्सिकल यूनिट्स के अलावा हम कह रहे हैं कि अगर और चीज अपीयर हो रही है तो उस केस में फिर हम करेंगे मोहम्मद अवैस का शायद माइक खुला हुआ है। वैसे ही तो हम क्या कह रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर हमने जितनी भी रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन की हुई हैं अपने लेक्सिकल यूनिट्स के लिए, अगर उसके अलावा किसी कैरेक्टर के ऊपर हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो हम ये लास्ट पे डॉट की रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। और अगर डॉट के थ्रू अगर कोई हमने जो ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन की उसमें से कोई एक्सप्रेशन मैच नहीं करती तो डॉट के थ्रू वो ऐसे आइडेंटिफाई हो जाएगा एज ए करेक्टर, उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो हम कर देंगे। अगर हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग कहीं पे मैच करवानी है कि लेट्स सपोज इन केस के लेट्स सपोज अगर हम कह रहे थे कि हमारे पास जो कीवर्ड डिफाइन किए हुए हैं, सपोज अगर मेरे पास मेन कीवर्ड है या मेरे पास इफ कीवर्ड है, मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी स्ट्रिंग अगर मुझे एक्सप्रेशन मैच होती हुई मिलती है तो उसकी मैंने क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसे हम नॉर्मली डबल कोटेशन के अंदर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इफ रिकॉग्नाइज करना है तो मैं डबल कोटेशन के अंदर इफ लिखूंगा तो एज इट इज जब मुझे इफ की एक्सप्रेशन मेरी स्ट्रिंग में से मैच करेगी तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा एज ए इफ। सिमिलरली अगर हम करली प्रिंसेस की बात करें तो करली प्रिंसेस के अंदर हम जो फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमने जो बात की थी, फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमने बोला था जी कि लेट्स सपोज हम लिटर्स का ब्लॉक डिफाइन कर सकते हैं या रेगुलर डेफिनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मल रेगुलर डेफिनेशन हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, हम करली प्रिंसेस के अंदर डिफाइन करते हैं कि जैसे कि हम कहते थे कि जी हमने लेटर्स डिफाइन करनी है, लेटर्स का ग्रुप बनाना है। अब लेटर एज ए रेगुलर डेफिनेशन हम किस तरह प्रोवाइड करेंगे, हम करली ब्रेसेस के अंदर लेटर लिखेंगे और आगे लेटर्स के अंदर कौन कौन से करेक्टर बिलोंग करें लेटर से वो हम उसकी क्लास के अंदर डिफाइन कर देंगे। तो उस क्लास का लेबल अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लेटर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी क्लासेस के लेबल्स डिफाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग करली ब्रेसेस। इसके अलावा करली ब्रेसेस का और भी मीनिंग कन्वे होता है कि लेट्स सपोज अगर हमने किसी क्लास के बाद या उसको उसके फॉलोड बाय में अगर हमने करली ब्रेसेस के अंदर कोई नंबर डिफाइन किया है तो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो तो ये चीज़ पिक हो। या आप उसमें से चॉइस भी प्रोवाइड कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आइदर जिस तरह यहाँ पे गिवन है कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं या इस लेंथ से लेके इस पर्टिकुलर लेंथ अगर कोई भी स्ट्रिंग मिलती है आपको इस क्लास में से तो उसको आइडेंटिफाई करो। तो कुछ इस तरह के आप ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलरली फॉरवर्ड स्लैश का भी ऑपरेटर अवेलेबल है। फॉरवर्ड स्लैश का ऑपरेटर नॉर्मली करता है कि लेट्स सपोज अगर आपने किसी करेक्टर की चेक करनी है रिकग्निशन फॉलोड बाय सम अदर करेक्टर के, इस करेक्टर के बाद अगर ये करेक्टर होगा तो आपने रिकग्नाइज करना है उसे इनपुट स्ट्रिंग के अंदर से। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने बात की है 0 फॉरवर्ड स्लैश 1, अब हम कह रहे हैं कि अगर किसी इनपुट स्ट्रिंग में 0 के बाद 1 आ रहा है तो उसको रिकग्नाइज करो, अदर देन दैट अगर 0 के बाद कुछ और चीज़ आ रही है तो उसको रिकग्नाइज वो नहीं करेगा। सिमिलरली हमने सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर का भी देखा है कि वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूज़ करते थे, या इसके अंदर अगर हमने क्लास के अंदर डिफाइन नहीं किया हो तो वो बिगिनिंग ऑफ अ लाइन के लिए हम यूज़ करेंगे। डॉलर साइन हमारे पास हम बैक स्लैश एन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं दोबारा। क्लियर जी? ये सारे यस हमारे पास। सर जी जी। डबल कोट्स का दोबारा बता देना एक बार। डबल कोट्स का क्या बता दो। डबल कोट्स के अंदर हम जो स्ट्रिंग लिखेंगे वो एग्जैक्टली मैच होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक्स स्टैटिक लिखा होगा तो जब हमारे पास अब एक्स स्टैटिक की स्ट्रिंग एग्जैक्टली आएगी तो वो उसे रिकग्नाइज करेगा। क्लियर? ये एग्जैक्ट स्ट्रिंग मैच करने के लिए यूज होता है। जिस तरह हम कह रहे हैं कि डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी मैसेज लिखते हैं वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होता है। सिमिलरली डबल कोट के अंदर हम जो भी एक्सप्रेशन लिखेंगे वो एज इट इज एज ए स्ट्रिंग रिकग्नाइज होगी। क्लियर हो गया जी? यस सर।
चलें जी, रेगुलर एक्सप्रेशन हमने देख ली, हमने थोड़ा सा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हम इस स्ट्रक्चर को और इन एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए अपना एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं एंड देन फिर उसके अंदर फर्दर एडिशन करेंगे कि हम फर्दर इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस और यूज़ कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। अभी हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि अगर हमने लेक्स लैंग्वेज के अंदर कोई प्रोग्राम लिखना है तो हमें किस तरीके से वो डिफाइन कर सकते हैं जी। छोटी सी लेट्स सपोज अगर हमने ऐसे आइडेंटिफायर ही रिकग्नाइज करने अपनी लैंग्वेज में से, या लेट्स सपोज डिजिट रिकग्नाइज करने हैं, तो वो हम किस तरीके से रिकग्नाइज करेंगे, हम उसको चला के देखते हैं उसके प्रोग्राम को। फोल्डर के अंदर ही प्रोग्राम लिख लेते हैं। एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्ट वगैरह उनको मैं रिमूव करता हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये किसी फाइल में इसमें नहीं। सपोज इस फाइल का नाम हम कुछ भी रख देते हैं जी। लेक्स मिनी डॉट, हमने बोला कि फ्लेक्स फाइल की एक्सटेंशन हमेशा डॉट एल से होगी, तो डॉट एल के साथ हमने सेव कर दिए। ये फ्लेक्स मिनी, ये फ्लेक्स मिनी डॉट एल के नाम से हमारी फाइल आ गई है। जब इसके अंदर हमने कोड डिफाइन करना है अपना, जो कि अभी हमने बोला था कि जिस फॉर्मेट में हम इसके अंदर राइट डाउन करेंगे। हमने बोला जी कि हमारे कोड के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन डिवाइड हो रहा होता है आपके डबल परसेंटेज साइन से। तो डबल परसेंटेज के साइन हम यूज कर रहे हैं फॉर द डिवीजन ऑफ ऑल द 3 सेक्शंस। अच्छा, फर्स्ट सेक्शन की जब हमने बात की थी, फर्स्ट सेक्शन हम जिसे कह रहे थे कि हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो डेफिनेशन सेक्शन है। और डेफिनेशन सेक्शन के अंदर देखा तो हम 2 डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। या तो हम अपने वेरिएबल्स की डेफिनेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग जो हमने जिस तरह सी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करते हैं, कोई हेडर फाइल्स क्रिएट की हैं उसको अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उस चीज़ को डिफाइन करना है अपने फर्स्ट सेक्शन के अंदर, तो हमने देखा है कि उसका फॉर्मेट क्या है, परसेंटेज ओपनिंग, परसेंटेज क्लोजिंग। बात करें कि अगर इसके अंदर सेक्शन सब डिफाइन कर रहे हैं तो सेक्शन सब डिफाइन कर रहे हैं हम, तो वो नॉर्मली किस तरीके से सेक्शन डिफाइन करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन हमारा जो कंटेन कर रहा है इंफॉर्मेशन, उसके अंदर हम डेफिनेशंस प्रोवाइड करेंगे। सेकंड सेक्शन के अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस डिफाइन करेंगे एंड थर्ड सेक्शन के अंदर हम कहीं पे जाके अपने ऑक्सिलरी फंक्शंस डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर मुझे बोला कि हम 2 चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। हम अपने सी लैंग्वेज के कहीं पे अगर कोई वेरिएबल्स यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी तो वो भी कर सकते हैं। देन अगर हम कहीं पे अपने सोशल लिटरेसी डिफाइन करने तो वो भी कर सकते हैं। पर हम छोटा सा लैंग्वेज ही बना रहे हैं, सपोज कर रहे हैं जी कि हम इसके अंदर एक, पता नहीं हमें हेडर फाइल की जरूरत पेश आती है कि नहीं आती, जस्ट आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे अगर लाइब्रेरी कोई डिफाइन करनी है, लाइब्रेरी की कोई फंक्शन लिखने है या कोई नॉर्मल दूसरे कोई वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं जो कि आपको फर्दर कहीं भी यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो वो हम फर्स्ट जो रेगुलर जो डेफिनेशन सेक्शन है उसके फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने रेगुलर डेफिनेशंस के लिए कहीं पे डेफिनेशंस प्रोवाइड करनी है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैंने लेटर डिफाइन करना है कि मेरा लेटर किस तरीके से रिकग्नाइज होगा, तो लेटर हमें पता है कि लेटर की डेफिनेशन जो एग्जिस्ट करती है, हम कह रहे हैं जी वो स्मॉल ए टू जी या कैपिटल ए टू जी में से कोई लेटर ऐसे इस क्लास से बिलोंग कर रहा है तो ऐसे लेटर रिकग्नाइज होगा। या सिमिलरली अगर हम डिजिट की बात करें, तो लेट्स सपोज सेट को डिजिट बोल रहे हैं और डिजिट के सेट में से जो हमारे पास करेक्टर बिलोंग कर सकते हैं, वो 0 to 9 में से कोई भी चीज़ होगी वो एज ए करेक्टर रिकग्नाइज हो जाएगी और वो बिलोंग कर रही होगी हमारे टीचर के सेट में। तो इस तरह के काम हम कहीं पे अपने फर्स्ट सेक्शन के अंदर, जिसे हम डेफिनेशन सेक्शन बोल रहे हैं, उसके अंदर कहीं पे डिफाइन कर रहे होंगे।
सेकंड सेक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या चीज़ डिफाइन कर रहे थे, हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशंस या लेक्सिकल यूनिट्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैंने कोई ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है तो उस ब्लॉक के अगेंस्ट की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी वो मैं डिफाइन करूंगा अलॉन्ग विद द एक्शन, जो भी मैंने एक्शन उसके साथ परफॉर्म करने हैं। लेट्स सपोज अगर बात करें कि हम कह रहे हैं जी कि हमारी लैंग्वेज में से हमने आइडेंटिफायर रिकग्नाइज करने हैं और इंटीजर लिटरल्स रिकग्नाइज करने हैं फॉर एग्जांपल। तो आइडेंटिफायर्स और इंटीजर लिटरल्स की डेफिनेशन सपोज हम जिस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं उसके अंदर, लेट्स मैं यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ जी कि हम जो आइडेंटिफायर रिकग्नाइज करना चाह रहे हैं तो आइडेंटिफायर की डेफिनेशन क्या होगी। हम कह रहे हैं जी कि जो हमारा आइडेंटिफायर की डेफिनेशन ये है कि वो स्टार्ट विद लेटर फॉलोड बाय। सर आप ये सिंटैक्स के खिलाफ भी लिख रहे हैं? जी सर ये आप एग्जैक्ट सिंटैक्स में तो नहीं लिख रहे ना? नहीं मैं सिंटेक्स में नहीं लिख रहा अभी। सिंटेक्स जो होगा वो एक्चुअली मैं रहने दूंगा, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें वो रिमूव कर दूंगा अभी। ठीक है। फॉर एग्जांपल सर अभी इसमें कमेंट्स कैसे डाल दें ताकि हम अपने हेल्प के लिए लिख लें, कमेंट्स का बता दें? इसके अंदर कमेंट्स जब देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। उसके लिए कोई ना कोई ऑपरेटर यूज हो रहा होगा कमेंटिंग के लिए, आई थिंक सो निगेशन यूज होती है कुछ इस तरह से, वो देख लीजिएगा। एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये डेफिनेशन मैप करनी है अपने जो आइडेंटिफायर है उसकी रिकग्निशन के लिए, तो अब इस डेफिनेशन को अब हम किस तरह से मैप कर रहे होंगे। हमें पता है कि देखिए स्टार्ट विद क्या हो सकती है, लेटर। अब हमने लेटर का ग्रुप डिफाइन किया होगा कि लेटर बिलोंग कर सकता है LET के ऊपर, हमने डिफाइन किया था उसमें से। देन फॉलोड बाय हमारे पास क्या आ सकता है, लेटर या डिजिट्स में से कुछ भी आ सकते हैं। अब हमारे पास इधर हम कह रहे हैं कि लेटर क्लास में से कुछ भी आ सकता है, या फिर और को हम किस तरह डिफाइन कर रहे हैं, बाय यूजिंग, जैसे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में देखा था, बाय यूजिंग बार साइन हम और का ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा हम कह रहे थे कि लेटर और डिजिट आ सकते हैं। ठीक है जी। ये अब हमारे पास डेफिनेशन है फॉलोड बाय। फॉलोड बाय का मतलब क्या कि ये चीज़ जो हमने डिफाइन की है ये जीरो या जीरो से ज्यादा दफा अपीयर हो सकती है, तो उसको अब हम किस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट कर रहे थे। इस चीज को ट्रांसलेट करना था तो हम स्टैटिक का साइन अपेंड कर रहे थे। इस तरीके से अब हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है किसकी, आइडेंटिफायर्स की। अब हमें पता है कि अगर जो भी चीज इस डेफिनेशन के ऊपर मैप होगी, हम उसे कह रहे हैं कि वो ऐसे आइडेंटिफायर उसको मैसेज थ्रो करे। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने मैसेज थ्रो करना है, हमने देखा था कि रूल वाले सेक्शन के अंदर दो चीजें थी। एक तो आप रेगुलर लैंग्वेज का रूल डिफाइन कर रहे थे, एंड सेकंड वन इज कि आपने उसके अगेंस्ट एक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शन डिफाइन कर रहे थे। हमने अपना रूल डिफाइन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन के हिट होने पे उसके अगेंस्ट मैंने एक्शन क्या परफॉर्म करना है, स्पेस के बाद हम एक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक्शन हमारा सिंगल लाइन सिंटैक्स है या सिंगल स्टेटमेंट सिंटैक्स है तो उसको फिर हमें ब्लॉक में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर वो मल्टी लाइन सिंटैक्स है तो फिर हम उसे ब्लॉक में लिखते हैं। तो नॉर्मली प्रैक्टिस के लिए बेहतर है कि आप ब्लॉक के अंदर ही डिफाइन करें जो भी आपने एक्शंस परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर मेरी ये वाली लाइन हिट होती है या ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहीं पे आइडेंटिफाई हो रही है, तो उसके अगेंस्ट मैंने जो एक्शन या जो मैंने मैसेज प्रिंट करना है, प्रिंट एफ, क्योंकि सी के अंदर मैसेज प्रिंट करने का या जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए मेथड यूज होता है उसे प्रिंट एफ बोलते हैं। जिस तरह हम सी आउट बोलते हैं C++ में। एंड सिमिलरली अगर आपने इनपुट लेनी होती है सी में तो हम स्कैन एफ या इस तरह के फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो स्कैन एफ को यूज़ करते हुए हम अपनी इनपुट रीड करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट से, और जिस तरह हम सी इन की फॉर्म में रीड करते हैं इन C++। प्रिंट एफ के अंदर हम मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं सिंपली कि लेट्स सपोज अगर ये चीज़ प्रिंट हो रही है तो सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर दो कि लेट्स सपोज कि टोकन आईडी, कि ये एक आइडेंटिफायर का टोकन है, और बैकस्लैश n कि जब नेक्स्ट कोई चीज़ प्रिंट हो तो वो नई लाइन में चली जाए। बैकस्लैश n न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसके अलावा कोई और एक्शंस भी इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के ट्रू होने पे अगर मैंने लिखने हैं तो इस तरह मैं इसके ब्लॉक के अंदर सारे इसके एक्शंस डिफाइन कर सकता हूँ।
वो सेम लाइन में भी लिख सकते हैं, मल्टीपल लाइन में भी आप लिख सकते हैं। अब एग्जैक्टली ये वैसे ही है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, सिंपली अगर ये इफ ट्रू हुआ तो इस इफ के ट्रू होने पे मैंने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स जो भी एग्जीक्यूट करनी है वो इसके साथ डिफाइन होंगी। क्लियर जी? क्योंकि अभी हम एक ही कर रहे हैं तो मैं इसको उसी लाइन पे दोबारा लेके जा रहा हूँ ताकि हर एक्शन के सामने ही आपको, हर रेगुलर एक्सप्रेशन के सामने इसका एक्शन नजर आए। नेक्स्ट अब हम जो डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि अभी हम कह रहे थे कि हमारी लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई रिकग्नाइज कर रही है जो कि इस स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट है, और हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज हमने इंटीजर लिटरल्स आइडेंटिफाई करने हैं, और इंटीजर लिटरल्स जी जस्ट लाइक इंट लिटर की डेफिनेशन हम कह रहे हैं जी इंट लिटरल जस्ट लाइक सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे इंटीजर लिटरल्स की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है कि स्टार्ट विद डिजिट फॉलोड बाय डिजिट, ये उसकी डेफिनेशन है। तो इस चीज को अगर हमने मैप करना है तो वो हम किस तरीके से मैप करेंगे जी? डिजिट देन फॉलोड बाय, या सिंपली हम इसको डिजिट प्लस भी लिख सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा अगर डिजिट अपीयर हो रहे हैं तो वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कहीं ना कहीं पे रिकग्नाइज होंगे, और इसके अगेंस्ट में जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, सपोज मैं इसके एक्शन में इसका मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, लेट्स सपोज ये टोकन क्या है जी इंटीजर लिटरल का। क्लियर जी? अभी छोटी सी हमने लैंग्वेज डिफाइन की जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई रिकग्नाइज कर रहे हैं और इंटीजर लिटरल्स रिकग्नाइज कर रहे हैं। थर्ड सेक्शन जो अभी जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने की हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेपरेटर किससे आइडेंटिफाई होता है, डबल आपके पास जो परसेंटेज साइन है उससे। ये सेपरेटर भी हमने लॉजिकल डिवीजन के लिए लगाया था, इसको भी खत्म कर दिया। अब ये डेफिनेशन आपको बताने के लिए मैंने लगाई थी, डेफिनेशन में रिमूव कर दूँ। ये डेफिनेशन की इंटीजर लिटरल के साथ सिंक्रोनाइज होगा वो मैंने रिमूव कर दी। अब हमारा ये सेक्शन जो कि रेगुलर एक्सप्रेशंस के ऊपर कंटेन कर रहा है वो जैसे इतना रह गया। अब थर्ड सेक्शन के अंदर हमने बोला था कि जी हम ऑक्सिलरी फंक्शन या जो सब रूटीन्स अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक मेथड जो हमने लाजमी डिफाइन करना है, ये होता है कि हम इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। आप ये कह दें कि ये एक कंपल्सरी लाइन है जो हमने इसके अंदर राइट डाउन करनी है। इसके बाद हम कह रहे हैं जी कि हमारा जो मेन का मेथड है इंट मेन, मेन के मेथड के अंदर अब हम अपने लेक्स वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। अच्छा, अगर पहले मैं कोई मैसेज प्रिंट करना चाहूँ ताकि पता लग जाए कि मेन हिट हो रहा है, हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रिंग एंटर का मैसेज शो करेंगे एंड देन अब हमने जो स्ट्रिंग यूजर इनपुट कर रहा होगा उसको रीड करना है, और रीड करके आपका जो पार्सर है वो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अब जो मेथड आपकी इनपुट रीड करके उसको स्कैन करेगा उसे वाई वाई लेक्स बोलते हैं। वाई वाई लेक्स का मेथड करता है कि अब ये आपकी बाय डिफॉल्ट जो इनपुट रीड करता है वो आपकी स्टैंडर्ड इनपुट रीड करता है जो कि आप कीबोर्ड से प्रोवाइड करते हो। अगर आपने जो इनपुट रीड करनी है वो स्टैंडर्ड नहीं, वो आपने कहीं फाइल से रीड करनी है तो वो फाइल की इनपुट भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसका काम क्या है कि इसने एक तो आपकी इनपुट रीड करनी है, और जो आपने इनपुट दे दी है तो इसी फंक्शन ने वाई वाई लेक्स वाले फंक्शन ने अब आपके कोड को स्कैन, आपकी जो इनपुट है उसको स्कैन करना शुरू कर देना है बेस्ड ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपने ऊपर डिफाइन की है। कि जब जब आपकी इनपुट में से जो जो पार्ट आपका मैच करता जाएगा आपकी अबव डेफिनेशन के साथ, तो उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन होंगे ये परफॉर्म करता जाएगा। तो सिमिलरली जहाँ जहाँ पे भी हमें जो इनपुट दी है अगर वो हमारी गिवन
जो स्पेसिफिकेशन है उनके साथ मैच करता जाएगा, तो उसके अगेंस्ट जो हमने एक्शंस डिफाइन किए हुए हैं वो उसको डिस्प्ले करता जाएगा या परफॉर्म करता जाएगा। पहले मेन का मेथड को रिटर्न कर दें, लाके देखते हैं जी कि हमारा कोड एरर फ्री है कि नहीं। अच्छा, अब हमने कोड लिख लिया। कोड सिंपली हमने किया क्या कि हमने सिंपली नोटपैड की फाइल ली है। नोटपैड की फाइल में कोड लिखने के बाद उसे जो फाइल को सेव करना है, उसका जो भी फाइल का नाम रखा हुआ .l के एक्सटेंशन के साथ उसको सेव करना है। अब हमारे पास जब फाइल बन गई .l वाली फाइल, उसको अब हमने cmd से रन करना है। अब cmd ओपन कर लेते हैं जी, दोबारा चला के दिखाता हूँ। cmd ओपन करके कमांड बेस के थ्रू अब हम इसको कंपाइल करेंगे। चूँकि मेरी ये वाली फाइल डेस्कटॉप के ऊपर ये फ्लेक्स प्रोग्राम का जो फोल्डर है वहाँ पे पड़ी है, तो पहले आपको इस फोल्डर में जाना पड़ेगा अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है। cmd नजर आ रही है कि स्क्रीन बड़ी कर दूं उसकी? फिर बड़ी करते हैं। जी, अब विजिबल है सर? नजर आ रही है यार अब? यस यस सर, विजिबल है। ठीक होगा जी, विजिबल है। तो जी मैं अपने डेस्कटॉप वाले फोल्डर में मूव कर चुका हूँ। हाँ, इसके बाद डेस्कटॉप वाले फोल्डर के अंदर जो फोल्डर पड़ा के अंदर किस नाम से है जी? फ्लेक्स प्रोग्राम के नाम से। हमारी फाइल का नाम क्या था जी? flexmini.i। अच्छा, अब इसकी हमने कमांड्स सीखनी है कि अब हमने इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। कमांड्स यहाँ पे स्टार्ट पे आपको कमांड्स लिखी थी कि जब आपने फ्लेक्स की फाइल को कंपाइल करना है तो जो भी आपने पहले कीवर्ड लिखना है फ्लेक्स, उसके बाद आपकी फाइल का नेम .l के साथ उसको रन करना है आपने। जैसे कि यहाँ पे आपको ये रहा फर्स्ट लाइन, क्योंकि हमने फ्लेक्स का टूल डाउनलोड किया हुआ है तो हम फ्लेक्स लिखेंगे ना कि लेक्स। अगर आप लेक्स का टूल डाउनलोड करोगे तो उसके लिए लेक्स की कमांड है, क्योंकि हमारे केस में हमारे टूल का नाम क्या है? फ्लेक्स। तो हम फ्लेक्स के साथ उसको रन करेंगे। फ्लेक्स का कीवर्ड स्पेस, हमारी फाइल का नाम क्या था जी? फ्लेक्स मिनी शायद। ये वाली हमारी फाइल का नाम है फ्लेक्स मिनी। फ्लेक्स मिनी .l। अगर इसमें एरर नहीं है तो एंटर करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा जी। अच्छा जी, अनडिफाइंड डेफिनेशन डिजिट, अनरिकग्नाइज रूल 13 जी, देखते हैं जी क्या इशू है। सॉरी, डिजिट ये पूरा हमने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने डिजिट जो डिफाइन किया हुआ है वो पूरा डिजिट इस नाम से ना कि DIG के नाम से। आई थिंक सो यही एरर है। लाइन 13 पहुंचना, 1 2 3 4, मेरा ख्याल है यही एरर था शायद। हम दोबारा इसको कंपाइल करते हैं जी। अब जब दोबारा कंपाइल किए तो एरर नहीं आया, तो हमने बोला था एक फाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी लेक्स फाइल की कंपाइलेशन के बाद, जिसे हम कह रहे थे lex.yy.c। अब हम देख लेते हैं जी कि वाकई हमारे फोल्डर में पड़ी है जी। वाकई हमारे फोल्डर के अंदर एक lex.yy.c वाली फाइल आ चुकी है। अच्छा, अब इसके अंदर जो कोड पड़ा हुआ, अगर वाकई वो सही ट्रांसलेट हुआ तो ये एग्जीक्यूट करेगा उसको। अब नेक्स्ट कमांड जो हमने एग्जीक्यूट करनी है, क्योंकि अब हमारी सी की फाइल प्रोड्यूस हो चुकी है और जिसका नाम क्या है? lex.yy.c। अब हमने उस सी की फाइल को रन करना है। सी की फाइल को रन करने के लिए डेफिनेटली आपके पास जीसीसी का कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए। तो चूंकि मेरे पास पहले से जीसीसी का कंपाइलर इंस्टॉल है, तो उसको हम जीसीसी के बाद, अच्छा अगर जीसीसी का कंपाइलर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आपके पास ये जीसीसी की जो कमांड है वो एरर प्रोड्यूस कर देगी कि जीसीसी नॉट रिकॉग्नाइज। अगर इस तरह का एरर है तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आपके पास जीसीसी इंस्टॉल नहीं है। तो हमने क्या एग्जीक्यूट करना है? जीसीसी
आगे लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी की फाइल का नाम जो भी हमने बोला कि पड़ेगा, इसको एंटर करें। अगर इसमें मसला मसाइल नहीं है तो ये चल जाएगी। अच्छा, वो रैप के ऊपर एरर दे रहा है। रैप के फंक्शन में क्या किया था हमने? इंट वाई वाई रैप WRAP आई थिंक सो है फंक्शन का नाम। WRAP फंक्शन का नाम रैप है, क्योंकि एरर है। दोबारा कंपाइल करें, पहले फर्स्ट लाइन को लेक्स वाली कमांड के थ्रू, देन लेक्स वाली फाइल को कमांड करें। अब चूंकि सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है, तो हमने बोला था कि जब आपकी लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी कंपाइल होगी तो वो आपको एक एग्जीक्यूटेबल प्रोवाइड करेगा। तो अब डेफिनेटली यहाँ पे इसने एक एग्जीक्यूटेबल बना दी होगी जी, ये a.exe के नाम से। अब हमें इसको चलाना है। इसको एग्जीक्यूट करना है, सिंपली आपने अपने वो एक्सी का नाम जो कि वो बाय डिफॉल्ट ए से ही प्रोड्यूस करेगा, तो आपने ए लिख के एंटर करना है, तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा जी। अब वो आपसे रिक्वायर कर रहा है जी आप कोई इनपुट दें। सपोज पहले हम इनपुट दे देते हैं जी के डिजिट के अगेंस्ट। इसको अब एज उसको रिकग्नाइज करना चाहिए एज इंटीजर लिटरल, टोकन इंट लिटरल कह रहा है जी, ठीक है। आ, फिर वो आपसे दोबारा, अब ये जो लेक्स वाली जो प्रोग्राम है, ये जो लेक्स वाला फंक्शन है वाई वाई लेक्स जो हमने मेन में कॉल किया है, ये रेपिटेटिवली एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आप खुद से इसको नहीं रोकोगे। हर दफ़ा जब भी आप मेन में से इसको कॉल करो एक दफ़ा, तो ऑटोमेटिकली आपसे वो इनपुट स्ट्रिंग जो आपने मेन में डिफाइन किया वो मांगेगा। उसके बाद हर दफ़ा वो लेक्स का प्रोग्राम चलता रहेगा रेपिटेटिवली। अगर जब तक आप खुद से उसे नहीं रोकोगे वो तब तक रुकेगा नहीं, या जब तक कोई एरर आइडेंटिफाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट अगर मैं कोई इनपुट दूं, हमने जो आइडेंटिफायर की डेफिनेशन प्रोवाइड की है, तो आइडेंटिफायर की डेफिनेशन अंदर हमने बोला था कि वो स्टार्ट विद लेटर एंड देन फॉलोड बाय लेटर और डिजिट आ सकते हैं। सपोज करें जी, हम कह रहे हैं जी कि नम वन को आइडेंटिफाई करो। नम वन को उसने एज ए टोकन आईडी आइडेंटिफाई कर दिया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल कोई मैं ऐसा कैरेक्टर इनपुट करता हूँ जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन जिसके ऊपर डिफाइन ही नहीं है, तो माइट भी कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं करेगा, और माइट भी कि कहीं लूप में भी ना स्टक हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लस का ऑपरेटर विद माइनस ऑपरेटर एंटर कर रहा हूँ, या कुछ प्लस का ऑपरेटर एंटर कर रहा हूँ, तो क्योंकि प्लस के ऑपरेटर के अगेंस्ट हमने कहीं पे भी कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की, अब इसका बिहेवियर नहीं पता क्या होगा जी। इसका बिहेवियर वो वैसे ही प्रिंट करता जा रहा है ये प्लस। हमने कहा था कि जो टोकन्स हमने डिफाइन किए थे प्रॉपरली, उसको उसने प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अब हमने एक डॉट का ऑपरेटर देखा था जी कि लेट्स सपोज अगर जो हमारी डेफिनेशन है उनके अलावा कहीं पे कोई रेगुलर एक्सप्रेशन मैच होती है, तो उसके अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म करना है जिसको हम एज एरर डील करना चाह रहे हैं, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता है कि मैंने ये दो रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन किए हैं जो कि प्रॉपर एक आईडी की है और एक इंटीजर लिटरल की है। अब मुझे पता है कि लेट्स सपोज अगर इनके अलावा कोई मैं करेक्टर रिकग्नाइज करता हूँ अदर देन न्यू लाइन, तो डॉट उसको रिकग्नाइज करेगा और इसके अगेंस्ट में जो भी मैसेज थ्रो करना है वो मैं मैसेज थ्रो करूंगा। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैं यही एक्शन कॉपी करके इस डॉट के अगेंस्ट पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं इसमें लेट्स सपोज मैसेज थ्रो कर रहा हूँ एरर का। लेट्स सपोज को ये एक एरर है, और एरर का मैसेज थ्रो करने के बाद मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न कर जाओ। अब जब रिटर्न करेगा, जब आपका लेक्स प्रोग्राम किसी कमांड के अगेंस्ट रिटर्न के एक्शन परफॉर्म करेगा, तो उस केस में वो आपके लूप से ही बाहर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। कि फाइल के अंदर आपने अपडेट किए तो डेफिनेटली आपको, अच्छा अभी ये मेरी यहाँ पे कोड अभी भी चलता जा रहा है। अगर आपने फोर्सफुली इसको स्टॉप करना है अपनी CMD से अपने कोड को, तो आपने एक कमांड एग्जीक्यूट करनी है कंट्रोल जी की। कंट्रोल जी लिखोगे एंड देन उसको एंटर प्रेस करोगे तो वो उससे बाहर आ जाएगा जो प्रोग्राम आपका चल रहा था। क्लियर है? कंट्रोल प्लस जी का आप की प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो वो आपकी जो एग्जीक्यूशन चल रही है तो वो आप उसको स्टॉपफुली फोर्सफुली स्टॉप कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने कुछ एक अपडेशन की थी, उस अपडेशन के अगेंस्ट अपने फाइल को दोबारा रिकम्पाइल करें, फ्लेक्स वाली फाइल को भी, एंड देन उसके साथ साथ GCC की फाइल को भी रिकम्पाइल करें।
अगर कंपाइलेशन के बाद कहीं पे कोई एरर नहीं तो डेफिनेटली वो एक्सी प्रोड्यूस कर रहा है, उस एक्सी को रन कर दें। अगेन जो हमारे पास वो स्ट्रिंग की इनपुट मांग रहा है वो इनपुट दें जी। लेट्स सपोज अच्छा, अभी इसमें से एक्चुअल में देखिए क्या क्या टोकन रिकॉग्नाइज करता है। सपोज ये पूरी स्ट्रिंग है, पूरी स्ट्रिंग में से ये फर्स्ट स्ट्रिंग कहीं ना कहीं पे माइट भी के आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करे। जैसे ही वो स्पेस रीड करेगा मेरा ख्याल स्पेस को वो एज ए डॉट में से रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि डेलीमीटर्स हमने स्किप नहीं किए हुए, तो हो सकता है इस केस में सिर्फ वो फर्स्ट टोकन पर यूज करके स्किप कर जाए। हाँ जी, फर्स्ट टोकन उसने पिक किया, उसके बाद चूंकि जैसे ही स्पेस आई तो वो डॉट ने स्पेस को रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि जो हमने ऊपर डेफिनेशंस प्रोवाइड की थी उनमें कहीं पे स्पेस रिकॉग्नाइज नहीं था। स्पेस को उसने रिकॉग्नाइज किया किसके थ्रू, एज ए डॉट के थ्रू, और एरर दे दिया, और उसके बाद जो आगे वाली स्ट्रिंग है उसने उसको प्रोसेस ही नहीं किया। तो इस वजह से अब वो हमारा एरर रिकॉग्नाइज होने के बाद जितनी स्ट्रिंग उसने रीड की उसने रीड उसके टोकन रिटर्न कर दिया, आगे कोई एरर है उसने एरर रिटर्न कर दिया। क्लियर है जी यहाँ तक? इसमें किसी को कोई मसला कोई परेशानी? ताकि थोड़ी सी मैं एक्सटेंशन करूँ और 3-4 इंग्रेडिएंट्स और इसके अंदर ऐड कर दें ताकि हमें पता लग जाए कि हम और इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर जी? इसमें किसी को मसला कोई मसाइल कोई परेशानी अभी तक की? सर वैसे ये सर मुश्किल है। जो डॉट सर एक जी बात पूछ सर, जो डॉट है हमारे पास वो तो सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है ना, तो इसने जब स्पेस रीड किया वो तो सिंगल कैरेक्टर है, उसने उसको उसके लिए एरर प्रिंट कर दिया, तो फिर वो सर आगे क्यों नहीं किया? यानी उसने पूरी स्ट्रिंग थोड़ी रीड किया, उसने तो एक ही कैरेक्टर रीड किया ना शायद। एक ही कैरेक्टर हमारी इस ना डेफिनेशन इसमें मैप कर रहा था वो वाला कैरेक्टर, ना वो इस डेफिनेशन में कहीं पे मैप हो रहा था। और चूंकि हमने बोला कि जैसे ही डॉट रीड करो एरर मैसेज प्रिंट करो रिटर्न कर दो, क्योंकि हमने ये रिटर्न का कीवर्ड बोला है ना, तो इस वजह से उसने आगे प्रोसेस ही नहीं किया। ठीक है, अगर मैं यस इसको ना मैं इसको इसको अगर मैं रिटर्न ना करूं तो वो हर एक कैरेक्टर पे आगे प्रोसेस करेगा। क्लियर है विकास? यस सर। ठीक हो गया। इसके अंदर थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज की एक्सटेंशन करते हैं। हम इसके अंदर जी ऐड ऑन कर देते हैं कुछ कीवर्ड्स भी, और उसके अलावा डेलीमीटर्स भी, कि डेलीमीटर्स अगर रीड करो तो डेलीमीटर्स को इग्नोर कर दो। तो डेफिनेशन थोड़ी सी मैं इन्हांस कर रहा हूँ इससे लैंग्वेज की। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमारे पास लेटर्स हैं, डिजिट्स हैं, और उनके अगेंस्ट हमने आइडेंटिफाई का टोकन रिकॉग्नाइज किया हुआ है, डिजिट लेटर का किया हुआ है। अच्छा, मैं डेलीमीटर्स को भी रिकॉग्नाइज करना चाह रहा हूँ। अगर डेलीमीटर्स आ रहे हैं तो डेलीमीटर्स को सिंपली मैं चाह रहा हूँ कि वो इसको इग्नोर करें। और डेलीमीटर्स में हमारे पास कौन कौन से डेलीमीटर्स होते हैं? स्पेस, तो पहला मैंने स्पेस का कीवर्ड एंटर कर दिया, स्पेस के करेक्टर एंटर कर दिया। उसके बाद चूंकि ये एस्केप सीक्वेंसेस आ गए, मैंने टैब करनी है, टैब कर दी। और इसके अलावा क्या था जी? स्पेस है, टैब है, और भी कुछ था। चलो स्पेस और टैब आती है, सपोज कर रहे हैं जी कि हम उन्हें इग्नोर करना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं जी कि अगर कहीं पे डेलीमीटर मेरी लैंग्वेज में अपीयर होता है, अब अगर डेलीमीटर कहीं पे मेरी लैंग्वेज में अपीयर होता है तो मैंने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना। अगर आप मैसेज थ्रो करना चाहते हो तो डेलीमीटर रिकॉग्नाइज हुआ तो कर दो, अदरवाइज हम उसको सिर्फ और सिर्फ स्कैन करना चाह रहे हैं तो अब हमने डिफाइन कर दिया कि डेलीमीटर आ रहे हैं तो बस उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन कोई परफॉर्म नहीं करना। आप ये देखेंगे डेलीमीटर अब यहाँ पे नहीं पकड़ा जाएगा, ये डॉट, अब डॉट ना तो आपकी स्पेस को पकड़ेगा ना वो आपके टैब को पकड़ेगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन अब हमने डेलीमीटर्स में प्रोवाइड कर दी। अभी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ इतनी डेफिनेशन के साथ। उसके सर पहले हम सर जी इसके अगेंस्ट कोई मैसेज भी प्रिंट करवा दें एक दफा। मैसेज प्रिंट करवा दें, चले मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूँ वैसे इसके अगेंस्ट। और हमें पता है कि हमारे डेलीमीटर्स एक से ज़्यादा अपीयर हो सकते हैं, यानी कि दो स्पेसिस भी आ सकती हैं। तो जब दो स्पेसिस आएंगी तो दो स्पेसिस को हमने किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है? फर्स्ट स्पेस एज ए इंडिविजुअल कैरेक्टर है, नेक्स्ट स्पेस एज ए इंडिविजुअल कैरेक्टर है। इसका मतलब कि डेलीमीटर्स मल्टीपल टाइम्स भी आ सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा टाइम्स अपीयर हो सकते हैं शायद। तो इस वजह हमने इसके साथ प्लस अपेंड कर दिया।
अच्छा, अगर कहीं पे कोई डेलीमीटर रिकॉग्नाइज होता है तो हम कह देते हैं जी लेट्स सपोज डेलीमीटर, लेट्स सपोज, ठीक है जी। वैसे आपके शायद माइक चल रहा है तो माइक काइंडली बंद कर दें ना, किसी का माइक चल रहा है। हाँ, उस अब हम स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं जी, लेट्स सपोज वैसे ही वही स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं, सपोज इंट ए num1, ठीक है जी। अब क्योंकि हमें पता है कि इस केस में पहले जब हमने देखा था कि स्पेस आई थी तो स्पेस को रिकॉग्नाइज किया था आपके डॉट वाले कैरेक्टर ने, और जैसे ही डॉट वाले कैरेक्टर रिकॉग्नाइज किया तो हमने रिटर्न करवा दिया था। अब क्योंकि स्पेस को अब हम एज ए डेलीमीटर कंसीडर कर रहे हैं और डेलीमीटर के केस में हम सिर्फ सिर्फ डेलीमीटर का मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, इसको चला कर देखते हैं जी। ठीक हो गया। पहला टोकन आईडी है जो कि बेसिकली इंट है, देन टोकन क्या है जी, डेलीमीटर जो कि स्पेस रिकॉग्नाइज हुई थी, देन टोकन आईडी जो कि ए रिकॉग्नाइज हुआ है, देन टोकन डेलीमीटर का जो कि आगे स्पेस फिर है, देन फिर टोकन आईडी जो कि num1 है। क्लियर जी। तो इस तरीके से अब हमने डेलीमीटर्स भी हमें पता लग गया कि हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन डेलीमीटर्स को भी आइडेंटिफाई कर रही है। तो डेलीमीटर्स अगर हमने सिंपली स्किप करना है तो बीच में से डेलीमीटर्स की जो मैसेज है उसको रिमूव कर दें, वो सिंपली स्किप करता जाएगा। अच्छा, इसमें एक फंक्शन होता है वाई वाई टेक्स्ट का। वो वाई वाई टेक्स्ट वाला फंक्शन करता है क्या कि वो बेसिकली जो स्ट्रिंग मैच करता है ना आपके किसी स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, वो उसके अंदर वो स्ट्रिंग या वो लेक्सीम कैरी कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे हमने देखा कि टोकन आईडी प्रिंट हो रहा है, सिर्फ ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो टोकन आईडी एक्चुअली में थी क्या, तो एक काम करना है अब हमने कि हमने वो वाली स्ट्रिंग प्रिंट करनी है जो कि उस टोकन की इंफॉर्मेशन ये वो लेक्सीम कैरी कर रही है। तो प्रिंट एफ के अंदर या जब हम सी के अंदर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं ना तो उसके साथ सब्सक्रिप्शन लगाते हैं परसेंटेज एस की। ये बताता है कि अब हम कोई स्ट्रिंग प्रिंट करने जा रहे हैं, और जो स्ट्रिंग प्रिंट करनी है उसकी इंफॉर्मेशन जो चीज़ कैरी कर रही होती है स्ट्रिंग कोटेशन के बाद कोमा लगा के। अब हम कह रहे हैं कि एक फंक्शन है जी वाई वाई टेक्स्ट, या एक वेरिएबल है वाई वाई टेक्स्ट जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है जो लिक्जीम उसने करंटली मैच की है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये वाले रेगुलर एक्सप्रेशन मैप होती है या ये वाली रेगुलर एक्सप्रेशन हिट हो रही है तो वो जिस लेक्सीम के अगेंस्ट हिट हुई है वो लेक्सीम भी साथ प्रिंट करे। क्लियर। तो ये लेक्सीम हम हर एक केस में प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि अगर वो कोई डिजिट कहीं पर रिकॉग्नाइज हुआ है तो वो डिजिट को भी प्रिंट करे कि वो डिजिट था क्या। और चूंकि हम ये एज ए स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हैं तो परसेंटेज एस लगाएंगे साथ। परसेंटेज एस ये इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर मैसेज के बाद अब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग प्रिंट होगी, और वो स्ट्रिंग कहाँ से आएगी, कॉमा के बाद हमने वो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ कि जो कि स्ट्रिंग कैरी कर रहा है। क्लियर। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि इस केस में भी लेक्सीम प्रिंट कराए और इस केस में भी लेक्सीम प्रिंट कराए, और हम कह रहे हैं कि डेलीमीटर को अब हम एज ए मैसेज थ्रो नहीं कर रहे, सिंपली हमें पता लग गया कि डेलीमीटर रिकॉग्नाइज हो रहे हैं हमारी लैंग्वेज में। अब हमें पता है कि जी के टोकन आईडी है और आगे आईडी की वैल्यू पड़ी होगी। सिमिलरली टोकन इंटीजर लिटरल है तो आगे इंटीजर लिटरल जो एक्चुअली में था उसकी वैल्यू पड़ी होगी। हाँ, प्रीवियस प्रोग्राम को हमें रोक रहे हैं, तो जिस तरह मैंने बोला था कंट्रोल जी करेंगे तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगेन रिकम्पाइल करें, लेक्स मिनी डॉट एल जीसीसी लेक्स कंपाइल किया, ए को कंपाइल किया। अब हम अपनी इनपुट स्ट्रिंग प्रोवाइड करने लगे। लेट्स मैं कह रहा हूँ इंट num1 num2 और चलें सपोज इतना ही है। अब ये देखें, अब फर्स्ट टोकन आईडी है जी, उस फर्स्ट टोकन की लेक्सीम क्या थी, इंट। सेकंड टोकन फिर उसके बोला जी ये भी आईडी है, उसकी लेक्सीम क्या है, num1। थर्ड जो टोकन रिकॉग्नाइज की आईडी के नाम से उसकी लेक्सीम भी क्या है, num2। इस तरीके से जो वो पैटर्न मैच कर रहा था वो बाय डिफॉल्ट अपने पास एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा था जिसे हम वाई वाई टेक्स्ट बोल रहे हैं। इसके साथ हम डिजिट भी कोई एंटर कर दें ताकि हमें आइडिया हो जाए कि डिजिट भी सही वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं जी के फ्लोट एक्स
254। सपोज ये हमें पता है कि इसमें फ्लोट एक है, वो उसको अभी रिकग्नाइज करेगा एज आइडेंटिफायर, एक्स को एज आइडेंटिफायर रिकग्नाइज करेगा, और 254 को एज ए वो इंटीजर लिटरल रिकग्नाइज करेगा। ये एक्सक्यूज देखें मी सर। जी जी सर वो मैंने सिस्टर को लेने जाना, तो मेरी अटेंडेंस लगा देंगे आप? आज फ्राइडे है तो जल्दी छुट्टी होनी। ठीक होगा, चले जाएं। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। हमने जिस तरह बात की कि जो हमने टोकन ऊपर डिफाइन किए, उन टोकन से एक्चुअली एग्जीम किया है वो जो वाई वाई टेक्स्ट का एक बिल्ट इन वेरिएबल है, जो कि लेक्स के अंदर, लेक्स टूल उसके अंदर अपना करंट लेक्सीम मेंटेन कर रहा होता है, उसको हमने प्रिंट करके दिखा दिया। तो आपको आइडिया होगा किस किस चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। अब सपोज इसके अंदर अगर कहीं पे हमने आइडेंटिफायर्स या कीवर्ड्स बीच में ऐड ऑन करने हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी लैंग्वेज कीवर्ड्स भी मैनेज या कीवर्ड्स कहीं पे आता है उसको रिकग्नाइज करें, तो हम कीवर्ड्स भी इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। सपोज अगर तो मेरी लैंग्वेज के अंदर, ये लैंग्वेज मेरी सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि केस इनसेंसिटिव नहीं है, यानी कि कैपिटल इफ और स्मॉल इफ लिखा हुआ है तो वो अगर डिफरेंट मीनिंग कैरी कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर सेंसिटिव लैंग्वेज है तो मेरा कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ इफ, जो कि स्मॉल लेटर्स के अंदर रिकग्नाइज करना है। तो सपोज अब हम अपने कीवर्ड्स रिकग्नाइज करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स भी हैं, वो रूल्स में अभी एक ये बस एग्जांपल एग्जीक्यूट कर दूं, तो फिर हम रूल्स डिस्कस करते हैं, कुछ और फर्दर रूल्स भी हैं। सपोज मैं कहता हूँ जी कि लेट्स सपोज अभी हम जेनेरिक जो भी कीवर्ड्स हैं, अगर वो कहीं पे कीवर्ड रिकग्नाइज होता है, उसके लिए हमने सिर्फ मैसेज शो करना है कीवर्ड पे, उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि ये कौन सा कीवर्ड है। हमें पता है कि डबल कोटेशन के अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे ना, तो वो एज इट इज रिकग्नाइज कर लेता है। अच्छा जी, इफ को रिकग्नाइज करना है, इफ और लेट्स सपोज इंट मेरा ख्याल है सब एक्सप्रेशन के अंदर डिफाइन एक दफा चला के देख लेते हैं जी, ये रिकग्नाइज कर रहा है, कहीं पे रूल हम गलत हों देख, इसको एक दफा ट्राई कर लेते हैं, फिर आप बाकी फर्दर ऐड करते हैं इसमें। सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये कीवर्ड है, जो कीवर्ड अगर उसके लिए एग्जीम प्रिंट करनी है तो करवा दें। अच्छा जी, अच्छा जी, अनरिकग्नाइज्ड रूल 13 वह अभी जरूरी। एक दो तीन चार पाँच छः सिंपली सिंगल इफ को ट्राई करके देखते हैं। इफ तो रिकग्नाइज होगा सिंपली। अच्छा जी, और सर ये आप ऊपर नहीं डिफाइन कर सकते हैं डेल के नीचे? नुमान किसके नीचे? डेल के नीचे अगर आप डिफाइन कर दो कीवर्ड्स का। इधर, यहाँ पे आप इस सेक्शन में बात कर रहे हैं। जी सर। फिर उसकी क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी ना हमें। हम चाह रहे हैं कि हम डायरेक्ट स्ट्रिंग ही अगर मैच करती है इस सब स्ट्रिंग के साथ तो उसको आइडेंटिफाई कर ले। नहीं, वो मेरा ख्याल ऑपरेटर का बता रहा है कि ऑपरेटर है जिसमें ये यूज नहीं कर सकते स्ट्रिंग के साथ। वो देख लेते हैं एक सेकेंड। ये काम कर सकते हैं
पर शायद हम प्रॉपरली इसको यूज नहीं कर रहे। अच्छा चलो, सपोज अगर हमने इफ दिया, दूसरा क्या था जी, एल्स कीवर्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो शायद वो इस वजह से नहीं कर रहा था कि हम उसको ये लगा के कर रहे थे, ये सब्सक्रिप्शन वाला, इसकी वजह से शायद वो मसला कर रहा है। अच्छा, हमें पता है कि डबल कोटेशन के साथ हम सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर हमने नेक्स्ट कोई कीवर्ड और डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल इंट कह रहे हैं जी, लेट्स सपोज ये लैंग्वेज में जो भी कीवर्ड्स आपने ऑफर करने हैं आप कर दें इस तरीके से। जस्ट सपोज मैं कह रहा हूँ जी है, तो इस केस में हम प्रिंट करवा रहे हैं जी कीवर्ड। सपोज इसके अलावा हम कुछ ऑपरेटर्स भी ऐड कर देते हैं कि अभी डिफाइन नहीं करते कि वो ऑपरेटर कौन सा है। सपोज प्लस एज रिकॉग्नाइज होता है, या कहीं पे माइनस रिकॉग्नाइज होता है, तो हम उसे कह रहे हैं जी कि प्रिंट करते हैं एज। इसकी कमांड का क्लियर स्क्रीन की सर CLS नहीं CLS सर CLS होती है CLS विंडो में जी। क्लियर हो। अच्छा जी, हमने फाइल कंपाइल की है, जीसीसी कंपाइल की है जी, ये फाइल कंपाइल कर, इसको सब छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, इंट ए प्लस बी, ये भी हमने इक्वल्स टू ऑपरेटर नहीं बताया हुआ सर, 250। अब देखते हैं जी, इंट कीवर्ड कह रहा है टोकन ए आ गया, देन कीवर्ड प्लस आ गया, टोकन बी आ गया, यानी डिलीट। इसका मतलब सही डेफिनेशन जो हमने प्रोवाइड की उसके अगेंस्ट ही रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। तो इस तरीके से अब हम अपने लेक्स टूल के अंदर या लेक्स फाइल के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं। क्लियर जी, ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको एक्सटेंड करते जाइएगा जितना मर्जी करना चाहते हैं। अच्छा, अब कुछ रूल्स हैं जी, कुछ रूल्स एक्स्ट्रा भी हैं, वो हम क्विकली सा देख लेते हैं इसके अंदर। जिस तरह अभी हमने वाई वाई टेक्स्ट का एक ग्लोबल वेरिएबल देखा जो कि वो ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रहा है, जिसके अंदर वो करंट लेक्सिम जो भी रिकग्नाइज कर रहा है जिसके साथ वो मैच करके बताता है, उसके इंफॉर्मेशन हमारे पास वाई वाई टेक्स्ट में पड़ी। जिसके अलावा और भी कुछ एडिशनल वेरिएबल्स हैं इसके जो कि हम स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक वाई वाई लेंथ का वेरिएबल होता है जो कि उस पर्टिकुलर लेक्सिम जो कि मैच की उसकी लेंथ कैरी कर रहा होता है। इस तरह के एडिशनल कुछ और भी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड करते हैं, वो देख लेते हैं हमारे पास क्या है क्विकली सब। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि हम इसमें कोड किस तरह से कर रहे हैं, बाकी आपने एक्सप्लोर करना है जिसको। चलिए, ये बातें कर ली, मैं ये बातें भी कर ली हैं। ये भी हम जिस तरह डेफिनेशन के सेक्शंस मेंशन कर रहे थे, जिसमें हमने बोला था कि हम सी लैंग्वेज का कोड कर रहे थे, तो ये देखिए कि उसकी छोटी सी एग्जांपल है कि उसने कहीं पे ना लाइंस नंबर कहीं पे मैनेज कर रहा है कि टोटल कितनी लाइंस है, कौन सी लाइन नंबर के ऊपर एरर आ रहा है, उसके स्टेटस उसने एक वेरिएबल लाइन रखा हुआ है, पोजीशन का कोई भी उसके पास वेरिएबल एंड पोजीशन का, इसके अलावा कुछ और उसने
ऑप टाइप, कहीं पे ऊपर इनम डिक्लेयर किया हुआ शायद उसका ऑपरेटर है। लेक्सिकल एरर, ये इसका मैं अपना बिल्ट इन फंक्शन है। तो इस तरह से आप अगर अपनी कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है सी लैंग्वेज की यूज़ करते हुए, तो उसके लिए वेरिएबल आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ये कि जो रेगुलर डेफिनेशन, अभी हमने एक आधी रेगुलर डेफिनेशन देखी लेटर की या डिजिट की, सिमिलरली या जो हमने डेलीमीटर जिसको कह रहे थे, इस तरह की रेगुलर डेफिनेशन फर्दर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसने आइडेंटिफायर को यहीं पे डिफाइन कर दिया लेटर को यूज़ करते हुए, हम ये आइडेंटिफायर्स की डेफिनेशन कहीं पे अपने रेगुलर डेफिनेशन वाले सेक्शन में प्रोवाइड कर रहे थे। इस तरीके से जी मैं चाह रहा हूँ कि कोई और भी ये देख सके। अच्छा, ये बेसिकली अब क्योंकि इसकी लैंग्वेज इसने केस इंसेंसिटिव बनाई हुई, इसका मतलब क्या है कि कैपिटल इफ भी आ सकता है, स्मॉल इफ भी आ सकता है, इफ विद जो मिक्सचर है वो भी आ सकता है, उसके अंदर आइदर कैपिटल भी फर्स्ट लेटर हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। अब इस चीज को हम कैसे हैंडल करें? अगर तो केस सेंसिटिव होती तो हमें पता था कि एक ही उसका एक ही पैटर्न है आई एफ, जो कि हम स्ट्रिंग कोटेशन में मेंटेन कर रहे थे। अगर इस केस में पर्टिकुलर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो उसने बोला जी कि फर्स्ट प्लेस पे या तो इस क्लास से आ सकता है कैपिटल आई स्मॉल आई, और सेकंड प्लेस पे इस क्लास से आ सकता है कैपिटल एफ या स्मॉल एफ। अगर इससे मैच करता है तो वो लेट्स सपोज वो कह रहा है कि रिटर्न कर दो टोकन टैग इफ टोकन। तो हम इस तरह का काम भी कर सकते हैं अगर हमारी लैंग्वेज केस इंसेंसिटिव है, रादर देन कि मैं चार पॉसिबल डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाऊं इफ की फॉर्म में कि वो सारी कैपिटल इफ है या सारे स्मॉल इफ है, या एक कैपिटल है एक स्मॉल है एंड देन ऑल्टरनेट। ये दो स्ट्रिंग की लेंथ के केस में आपको पता है कि चार डिफरेंट इस तरह कॉम्बिनेशन बनेंगे। और अगर मैं पर्टिकुलर इस तरह से करूं तो जितने लेटर हैं उतने मैं क्लासेस डिफाइन कर सकता हूँ इस काम को करने के लिए। सर एक क्वेश्चन। जी जी। सर जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन में कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, सर वो मैंने तो पहले इस्तेमाल की है सर, उसमें तो हम यूजुअली नंबर लिखते हैं ना कि इस लेंथ की स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट होगी। लेकिन सर हमने जो भी कोड किया उसमें हमने एक्चुअल वही पास कर दिया है, यानी वेरिएबल पास कर दिया। तो सर उसके अंदर यानी क्या होगा उसका कर्ली ब्रैकेट्स का मीनिंग? वो जो ऊपर हमने रेगुलर डेफिनेशन प्रोवाइड की है ना, वो कह रहा है कि उस डेफिनेशन को एज ए वेरिएबल पिक करके चलो आप, ठीक है। अगर उसके बगैर भी चला के देखो, माइट भी तो उसके बगैर भी चल जाए, मैंने ट्राई नहीं किया। सर बट हम उसमें तो नंबर नहीं लिखते, यानी जैसे अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, और अगर हम 2,5 लिखेंगे तो 2 से लेके 5 तक लेंथ को एक्सेप्ट करेगा। अब बेसिक ये मैंने देखा था। वो जब हम किसी क्लास के बाद में लिखते हैं ना, वो जब आपने देखा वो क्लास जब आपने डिफाइन की ना क्लास की स्क्वायर पेरेंथेसिस, और स्क्वायर पेरेंथेसिस के बाद कहीं पे आपने फॉलोड बाय कर्ली पेरेंथेसिस के अंदर कोई लेंथ डिफाइन की है, तो उसका मीनिंग वो बनता है। यस सर, ठीक हो गया, ठीक थैंक हो यू। गया? वो जब आप देखोगे ना तो वो स्क्वायर पेरेंथेसिस के फॉलोड बाय कर्ली पेरेंथेसिस में उसकी लेंथ डिफाइन होगी। अदरवाइज वो उसको एज ए जो हम कह रहे हैं कि लेक्सिकल डेफिनेशन के लिए हमें जो वेरिएबल यूज किया उसको एज ए वेरिएबल कंसीडर कर रहा होगा। क्लियर बस? यस सर। हाँ अच्छा, इसमें एक वेरिएबल ये वाई वाई लेंथ का है जी। वाई वाई लेंथ वाला वेरिएबल जिस तरह हमने अभी देखा था कि वाई वाई टेक्स्ट है, ये उस तरह का वेरिएबल वाई वाई लेंथ है जो कि आपकी लेक्सिम की लेंथ कैरी कर रहा होगा जो उसने मैच की है। तो इस वेरिएबल को भी अगर कहीं पे आपको लॉजिक में यूज करना पड़े तो आप कर सकते हो लॉजिक में यूज। अलावा जनाब इसके अपने बिल्ट इन मैं कह रहा हूँ कोई और फंक्शन देखने को मिल जाते हैं तो वो भी देख लेंगे। हाँ यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, देखा जाए कि वाई वाई लेक्स वाला बेसिकली वो फंक्शन है जो कि एक्चुअली हिट होता है, और हिट होने के बाद वो स्कैनिंग स्टार्ट कर देता है, जो कि यूजर इनपुट डिफाइन कर रहा होता है स्टैंडर्ड इनपुट से, वहां से वो रीड करना शुरू करता है और उसको स्कैन कर रहा होता है, और जहाँ जहाँ पे भी मैच मिलती है किसी रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट, तो वो उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करता जा रहा होता है। इसमें यहाँ पे कहीं पे डिफाइन होगा जी कि कहीं पे अगर आपने उसके अलावा स्टैंडर्ड इनपुट के अलावा कहीं पे फाइल्स इनपुट भी रीड करनी है, तो वो भी मैकेनिज्म आपके पास अवेलेबल है कि आप जिस तरह अभी हमें असाइनमेंट जो आपको प्रोवाइड की उस असाइनमेंट की बात की है कि आप जो फाइल्स आप जो डाटा रीड करोगे, प्रोग्राम जिसको आपने स्कैन करना है, वो बेसिकली आप फाइल में से रीड करोगे। सिमिलरली अगर आपने वही काम इस पर्टिकुलर केस में करना है तो वो फाइल किस तरह से इनपुट करनी है वो आप उसका मेथड देख लीजिएगा।
क्योंकि नेक्स्ट टास्क हमारा यही है कि हमने जो काम पहले अभी बिल्ट इन लेक्सिकल एनालाइजर से किए वही काम अब हमने अपना ये जो फ्लेक्स टूल है उसके थ्रू परफॉर्म करना है। सिर्फ और सिर्फ उसमें हमने करना क्या अपने रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है और उसके अगेंस्ट जो भी एक्शन हम परफॉर्म कर रहे थे वो एक्शन परफॉर्म करना है। जी अच्छा ये वाला रूल पढ़िएगा। लेट्स सपोज अगर रेगुलर एक्सप्रेशन कहीं पे ओवरलैप कर देती है, फॉर एग्जांपल एक ऐसी स्ट्रिंग है जो कि मल्टीपल रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर उसकी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है उसकी, क्लियर, तो उस पर्टिकुलर केस में वो किसके साथ उसको मैच करेगा। तो इसमें दो रूल्स वो अप्लाई करता है। फर्स्ट रूल जो अप्लाई करता है वो बेसिकली ये है कि लेट्स सपोज जिसके साथ उसके सबसे ज़्यादा जो लेंथ है स्ट्रिंग की मैच करती है, जिस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ आपकी इनपुट स्ट्रिंग की सबसे ज़्यादा लेंथ मैच करेगी, तो वो उसका एक्शन परफॉर्म करेगा या उस कैटेगरी में उसको रिकॉग्नाइज करेगा। एक रूल वो ये अप्लाई करता है। दूसरा पॉसिबल रूल वो जो अप्लाई करता है उसमें क्या है कि जो ऑर्डर में आपने पहले रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन की है उसकी प्रायोरिटी वो कहीं पे इंक्रीज करता है एज कम्पेयर टू जो कि लो में डिफाइन किया है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि मैंने जहाँ पे कीवर्ड्स डिफाइन किए हैं, तो कीवर्ड्स मुझे पता था कि लेट्स सपोज अगर मैं इफ लिख रहा हूँ तो इफ मुझे पता है कि मेरे आइडेंटिफायर की डेफिनेशन में भी आ रहा है और मेरे वो जो मैंने कीवर्ड डिफाइन किए उसकी डेफिनेशन में भी आ रहा है। तो मैंने पकड़ के जो अपने कीवर्ड्स की डेफिनेशन है उनको ऊपर डिफाइन कर दिया आइडेंटिफायर से, ताकि ये की इसको अगर इफ रीड होता है तो उसको एज ए वो कीवर्ड रिकग्नाइज करे, ना कि एज ए आइडेंटिफायर रिकग्नाइज करे। तो इस तरीके से आपने अगर किसी चीज़ की माइट की प्रायोरिटी कह सकते हैं कि प्रायोरिटी इंक्रीज करनी हो तो उस एक्सप्रेशन में पहले डिफाइन कर दें, ताकि अगर वो कहीं पे आपको मल्टीपल वो वाली स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में मैच होती हुई मिलती है तो आप उसकी प्रायोरिटी के थ्रू उसको रिकग्नाइज कर दें कि वो किसके साथ मैप हो। सिमिलरली ये दो फंक्शन है जो वाइवर टेक्स्ट और वाइवर लेंथ, ये हमने इसके ऊपर पहले ही डिस्कशन कर दी है कि ये वाइवर टेक्स्ट और वाइवर लेंथ क्या फंक्शन कैरी कर रहा होगा, और हमें पता है कि ये हर दफ़ा जब भी कोई लेक्सिम एक आइडेंटिफाई होती है उसके बाद ये रिफ्रेश हो जाता है, ये मॉडिफाई हो जाता है नेक्स्ट लेक्सिम को स्टोर करने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास हम जैसे कह रहे थे कि लेक्स जो बाय डिफॉल्ट डाटा रीड करता है, ये इनपुट जो रीड कर रहा होता है यूजिंग वाई वाई इन के फंक्शन जो कि स्टैंडर्ड इनपुट होती है वहाँ से वो ऑटोमेटिकली रीड कर रहा था। अगर आप चाह रहे हैं कि वो वाई वाई इन का जो मेथड है वो स्टैंडर्ड इनपुट से रीड ना करे तो आप अपनी फाइल का नेम प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्ट इन फाइल जहाँ से आपने डाटा रीड करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप रादर देन के कोड जो आप रीड कर रहे हो वो बाय डिफॉल्ट आपकी स्टैंडर्ड इनपुट से रीड करे, अब वो अपनी फाइल से रीड करेगा। सिमिलरली राइट के लिए वो वाई वाई आउट का मेथड कॉल करता है जो कि बाय डिफॉल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। अगर फाइल में राइट करना चाह रहे हैं तो एफ ओपन के थ्रू फाइल का नेम प्रोवाइड करें, उसका आगे मॉड प्रोवाइड करें रिलैक्स। नेक्स्ट वाई वाई लेक्स वाला फंक्शन जो कि हमने कॉल किया था वो इंटरनली कहीं पे वाई वाई इनपुट वाले फंक्शन को कॉल करता है जी कहीं पे, तो तब तक डेटा रीड करता रहता है वो आपका वाई वाई इनपुट फंक्शन जब तक कि उसे एंड ऑफ फाइल रिसीव ना हो जाए या फाइल टर्मिनेशन का करेक्टर रिसीव ना हो जाए, तब तक वो एग्जीक्यूट करता रहता है। अब वाई वाई रैप की इंफॉर्मेशन देख लें जी। हाँ वाई वाई रैप अच्छा जब हमारी एंड ऑफ फाइल कहीं पे इनकाउंटर होती है तो एंड ऑफ फाइल इनकाउंटर होने के बाद जो वाई वाई रैप वाला फंक्शन है वो आपको रिटर्न मैसेज करता है 1 का, और जब ये रिटर्न करता है 1 तो उसका मतलब क्या है कि वाई वाई लेक्स वाले प्रोग्राम को पता लग जाता है कि अब आपने फर्दर प्रोसेसिंग स्टॉप कर देनी है। तो बेसिकली वाई वाई रैप वाले फंक्शन की इंफॉर्मेशन से पता लगता है कि कब आपने फर्दर रीडिंग स्टॉप करनी है और कब आपने कंटिन्यू करते रहना है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन ऑटोमेटिकली जो कॉल करते हैं, अगर आप इसको रीडिफाइन करना चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये बेसिकली जी थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू था आपका कि फ्लेक्स के अंदर आप किस तरह से कोड लिख सकते हो, हमारे पास कौन कौन से एडिशनल फंक्शंस होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक वाई वाई एरर का मेथड भी था जो कि आपका एरर मैसेज भी थ्रो करता है, आई थिंक सो। मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसके अंदर फर्दर इसकी डिटेल गिवन है, वो आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें हम फर्दर और क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं।
बाकी इसमें अगर किसी को किसी किस्म का कोई मसला मसाइल की क्वेरी है तो पूछ सकते हैं।